आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का काव्य साहित्य का एक पाठ उदास तुम हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। कठिन शब्द समझ चुके हैं। कविता का यह परिच्छेद देख लेते हैं। भंवरों की बातें उतर उतर कानों में झुककर गुनगुन कर है पूछ रही क्या बात सखी। उन मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सखी। चंपई वृक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। संदर्भ देख लेते हैं इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियों में डॉक्टर धर्मवीर भारती कविता में उदास सुंदरी का चित्रण कर रहे हैं तथा यह पंक्तियां कविता उदास तुम से उद्धृत हैं। पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि भंवरों का सुंदर चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि भंवरे पंक्तिबद्ध होकर जिस प्रकार फूलों का रसपान करते हैं, फूलों के आसपास उड़ते हैं और मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार भंवरों की पंक्तियां नायिका के ऊपर उनके पास आकर उसके कानों में झुक झुक कर गुनगुना रही हैं। भंवरों की जो बोली है, भंवरों की जो गुंजन है, उसे गुनगुन कहा जाता है और वह फूलों के ऊपर गुनगुनाते हुए, रसपान करते हुए यहाँ वहाँ उड़ते हैं। यहाँ पर कवि ने नायिका के चेहरे को फूलों से तुलना करते हुए कहा है कि यह भंवरे नायिका के कानों के पास छुप छुप कर गुनगुना कर पूछ रहे हैं, क्या बात है सखी, तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें क्या पीड़ा है जो तुम चुपचाप अपने मन में दबाए हुए हो। कवि कहते हैं कि नायिका की पलकों के कोनों में, उदास आंखों में एक अश्रुओं की बरसात छुपी हुई है, जो अगर जरा सी छेड़ दी जाए तो अभी झरने लगेगी। भंवरे आकर
पूछ रहे हैं कि क्यों तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु, यह उदासी की बरसात बहने को तैयार खड़ी है सखी। वह नायिका के आसपास, उसके तन के आसपास, उसके वक्षों के आसपास उड़ रहे हैं और कह रहे हैं, क्यों इतनी गहरी सांसें, क्यों इतनी उदास सांसें तुम ले रही हो सखी। और कवि ने इन सांसों को भी केसर की खुशबू से भरा हुआ बताया है। कवि कहते हैं कि तुम उदास होती हो तब भी तुम सुंदर लगती हो। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका को पुष्प के समान कोमल और भंवरों को नायिका के दुख से चिंतित प्रकट किया है। कवि सोचते रहते हैं कि क्यों नायिका की आंखों में एक बरसात सी छुपी है, उसके हृदय में कौन सी पीड़ा और वेदना छुपी है जो वह गहरी सांसें ले रही है, वह इतनी उदास है। परंतु कवि को इस उदासी में भी नायिका की सुंदरता, सूने खंडहर के आसपास चांदनी की फैली हुई रोशनी प्रतीत होती है। इसी के साथ ही हमारा भावार्थ इस पाठ का समाप्त होता है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने उदास नायिका के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि का पूरा ध्यान नायिका के भावों पर केंद्रित है। कविता का सार देख लेते हैं। कविता का सार देखने से पहले यह देख लेते लिखा जाता है तो उसे हृदय से लिखा जाता है। इसी प्रकार उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व मौजूद है और यह संकेत उनकी कविताओं में बहुत आसानी से चित्रित होता है। कविता के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, पर उसे कसौटी पर कसकर ही लिखा।
डॉक्टर प्रभाकर ने लिखा था कि धर्मवीर भारती सभी कवियों में से सर्वाधिक रोमांटिक हैं और उन पर जैसे उर्दू का रंग है, यानी जिस प्रकार वह लिखते हैं, कविता के कथ्य को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कविता का सार देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक उदास सुंदरी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब तुम उदास हो जाती हो तब और भी अधिक सुंदर लगती हो। जब तुम उदास हो जाती हो तब तुम्हारे गाल और भी अधिक गुलाबी हो जाते हैं। तुम उदास होकर जब मुंह पर आंचल ढक लेती हो तब ऐसा लगता है जैसे सूर्य अस्ताचल को चला हो, अर्थात सूर्य जैसे बादलों के पीछे डूब रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। कवि कहता है जब नायिका उदास होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें जो दिन भर से आसमान में विचरण करने के पश्चात अब थक गई हैं, जिस प्रकार पक्षी अपने पंख समेटकर सो जाते हैं, उसी प्रकार किरणें अब दिन भर विचरण करके थक गई हैं और अपनी पलकें बंद करके अपने पंखों को समेटकर सो रही हैं। कवि नायिका से कहते हैं कि जब तुम उदास होकर अपनी पलकें मूंद लेती हो तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दो सांध्य पंछी विचरण कर थक गए हैं और शाम को विश्राम कर रहे हैं। जब तुम उदास होती हो तो तुम और अधिक सुंदर प्रतीत होती हो। तुम्हारे आंसुओं से भीगे हुए गाल, कवि ने आंसू को खारा, नमकीन बताया है। जिस प्रकार सूर्य समुद्र में डूबता प्रतीत होता है सांझ के समय, उसी प्रकार नायिका के रूखे हल्के खुले हुए बाल भी जब उसके अश्रु से भीगे हुए गालों पर पड़ते हैं और उसकी बालों में जब एक निराला ही सुनहरापन दिखता है तो इसे भी कवि ने बहुत सुंदरता से सूर्य की किरणों को शाम के बादलों के बीच में से छन छन के झरता
वर्णित किया है। कवि कहते हैं कि जब नायिका उदास होती है तो उसके अर्ध खुले बाल और सुनहरे प्रतीत होते हैं। उसके होठों को मिश्री के समान मीठा बताया है और उसमें दबी हुई उसकी आकांक्षाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके हृदय में व्याकुलता, विकलता और तृष्णा को प्यास के रूप में वर्णित किया है। कवि कहते हैं कि वह इस स्वरूप में भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है और कवि ने नायिका के चेहरे को पुष्पों से और भंवरों को नायिका के मित्रों के रूप में दर्शाया है। वह बार बार आकर नायिका के कानों में गुंजन करते हैं और गुनगुन कर यह पूछते हैं कि वह क्यों इतनी उदास है, वह कौन सी पीड़ा अपने हृदय में छुपाए बैठी है। भंवरे नायिका के उदास चेहरे को देखकर पूछते हैं कि क्यों उसकी पलकों पर, उसके पलकों के पोरों पर, पलकों के कोनों पर यह अश्रु बूंदें दबी पड़ी हैं, जो थोड़े से ही छेड़ देने पर बरसात के रूप में बरसने को तैयार हैं। वह पूछ रहे हैं कि क्यों नायिका ऐसी गहरी सांसें, ऐसी दुख भरी सांसें ले रही है। नायिका को कौन सा दुख है जो वह अपने हृदय में वेदना के रूप में छिपाए बैठी है। भंवरे नायिका से पूछ रहे हैं कि हे सखी, तुम क्यों इतनी उदास हो और तुम इस उदासी में भी सुंदर लगती हो। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका के सौंदर्य का प्रकृति के सौंदर्य से तुलना करते हुए वर्णन किया है। यहाँ उदास सुंदरी को श्यामा सुंदरी के रूप में अवतरित किया है। कविता के सार के बाद कुछ प्रश्न इस कविता में बनते हैं, हम वह देख लेते हैं। कविता के केंद्रीय भाव में हम कवि और नायिका का उल्लेख करते हुए कवि का दृष्टिकोण, कवि का प्रकृति से नायिका को तुलना करने का दृष्टिकोण लिख सकते हैं। यह कह सकते हैं कि कवि नारी के प्रति एक सुंदरता का दृष्टिकोण दर्शा रहे हैं। उन्होंने
नारी के चेहरे को, नारी की उदासी को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है। एक और प्रश्न जो इस पाठ पर बनता है वह है, कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर धर्मवीर भारती मूलतः एक गीतकार की तरह ही लिखते थे। वे रोमानी कविता में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उनकी लिखी गई कविताओं की भूमि अत्यंत व्यापक है। उक्त कविता में कवि ने अपने मन के विचारों को अपने और नायिका के बीच में अबोले युद्ध को दिखाया है। प्रेम सौंदर्य की रोमानी ढलान में ढली उनकी भावनाओं में उन्होंने नायिका के सौंदर्य को दर्शाया है। यहाँ भंवरों का मानवीकृत रूप प्रस्तुत किया गया है। कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा सहज और सरल है। कहीं कहीं पर ग्रामीण शब्दों जैसे बदरी, मिसरी और विकल का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार वर्षा के आने से सारा संसार धुल जाता है, उसी प्रकार अश्रुओं के बहने से नायिका के गालों को धुलने का संकेत दिया है। साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तो विद्यार्थियों को समझने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। और एक प्रश्न इस पाठ में बनता है कि उदास तुम इस कविता के आधार पर नारी सौंदर्य के विषय पर चर्चा कीजिए। धर्मवीर भारती जी ने उक्त कविता में नारी सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्रण किया है, जो भावुक कवि हृदय की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। खारे आंसू में धुले गाल तथा रूखे हल्के अधखुले बालों में अजब सुनहरापन, झरती जो रेशम की किरणें मिसरी के होठों पर सूखी, जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जागती हो, तथा चंपई वृक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। कविता में नारी के पात्र को कोमल और
उसकी कल्पनाओं को भी बहुत कोमलता से दिखाया है। जब भी कभी सौंदर्य वर्णन की बात की जाती है तो नारी के सौंदर्य के रूप में ही अभिव्यक्त होती है। प्रकृति की सुंदरता को जिस तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उसी तरह नारी की सुंदरता को भी काव्य सौंदर्य में कभी भी नकारा नहीं जा सकता। नारी की तन और मन की अद्वितीय सुंदरता के कारण ही नारी कभी चित्रकार की कूची में, कभी कवि की लेखनी में और कभी मूर्तिकार के शिल्प में ढली हुई नजर आती है। जिंदगी के रंगमंच पर नारी हर किरदार में बखूबी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती है। नारी अपने आप में ही एक ऐसी कविता है जो कवियों को भाव देकर शब्दों को रूप देने का सामर्थ्य रखती है। कवियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में नारी की भूमिका को सदैव ही सर्वोपरि रखा जाएगा। हर युग में नारी ने कवियों को कुछ न कुछ प्रेरणा दी है, क्योंकि नारी खूबसूरती में लिपटा एक लिबास ही नहीं, बल्कि नारी के मन में भी सुंदरता का सागर है। इसी प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में भी नारी की सुंदरता को बहुत ही नायाब तरीके से उकेरा। और कवि ने अपनी कल्पना में उसे सूर्य से, कभी सूर्य की किरणों से, उसके तेज से तुलनात्मक तरीके से दर्शाया। यह कुछ प्रश्न हमारे इस पाठ पर आधारित बनते हैं जो अभी हमने समझे। इसी के साथ ही आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।